ये दूसरा वीडियो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीआरई एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए, उसके बाद इस पर आइए, क्योंकि रैंडमली बीच में से देखने से समझ में नहीं आएगा। कल लोगों का जो रिस्पांस रहा, पहले उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे जो आज का कॉन्सेप्ट है उस पर आगे चलेंगे। कई लोगों ने ये कहा कि ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एमसीक्यू पर जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीधा एमसीक्यू पर जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एमसीक्यू जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत सारी किताबों में, इंटरनेट पर भी। मैं कोई भी रैंडमली 20-25 उठा के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत आसान है। लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने जाता हूँ तो पहले मुझे कई जगह से पढ़ना पड़ता है, कई जगह से चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन सभी चीज़ें किसी के दिमाग में नहीं होती हैं। तो पहले मुझे कई घंटे लगाना पड़ता है, उसके बाद 15 मिनट की एक वीडियो बनती है। तो इसमें तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। अगर मैं सीधे एमसीक्यू पर जाऊंगा तो मेरे लिए भी सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी अगर एग्ज़ामिनेशन में मतलब गारंटी चाहिए सक्सेस की, तो उसकी कॉन्सेप्ट पर अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि सवाल कहीं से भी आए, कैसा आए, वो सवालों को समझ के जवाब दे सके। एमसीक्यूज़ पर डायरेक्टली जाएंगे तो वो रट्टा वाला काम हो जाएगा। वो आपको काम कर भी सकता है एग्जामिनेशन में, नहीं भी काम कर सकता। पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो एमसीक्यू डेफिनेटली बन ही जाएगा। और जहाँ तक एमसीक्यू की बात है, तो जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, या कल को जैसे ही डेटा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, C++ खत्म हो जाता है, हर टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं ठीक ठाक नंबर में एमसीक्यू करवा दूंगा, ताकि कॉन्फिडेंस भी मेंटेन हो। मैं एमसीक्यूज़ की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टॉपिक को ख़त्म होने दीजिए उसके बाद। तो कल जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से आज शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा बचकाना थ्योरी है, उसके बाद कुछ काम की चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उन चीज़ों को मैं फोकस करके, क्योंकि मुझे एक आइडिया है कि कहाँ कहाँ सवाल डेटा स्ट्रक्चर से पूछा जाता है, तो उस पर मैं स्पेशल फोकस करूँगा। पहले देखिए, कुछ टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव वो होता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इनबिल्ट होता है डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, रियल, ये सब प्रिमिटिव कैटेगरी में है। जो नॉन प्रिमिटिव है डेटा स्ट्रक्चर, वो क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, मतलब यूज़र डिफाइंड है। एक गड़बड़ ये हुई है कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले C++ पढ़ाना चाहिए था, उससे थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाता। लेकिन अब शुरू कर दिया तो ख़त्म कर ही देते हैं। जब C++ कर लेंगे इसके बाद, तो वापस अगर ज़रूरत होगी तो इस पर डेटा स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स पर वापस आएंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा प्रोग्रामिंग की समझ होना बहुत ज़रूरी है। खैर, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव समझ जाइए। एक इनबिल्ट वाला है और नॉन प्रिमिटिव वो है जो यूज़र डिफाइन है। यूज़र डिफाइन डेटा टाइप, इसको लोग जानते हैं जो लोग प्रोग्रामिंग, मैंने पिछली बार जब C++ करवाया था तो उसमें ये बताया था कि यूज़र डिफाइन डेटा टाइप क्या होता है, और आगे आने वाले दिनों में फिर से बताऊंगा। बस प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को आप लोग रट्टा मार लीजिए। आगे देखिए क्या है, ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारा डेटा, और उसको कोई सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ऑर्गेनाइज क्यों किया हुआ है, ताकि उसकी जो एक्सेस है वो आसान हो सके, उसको तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान हो सके, आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। जब कभी भी हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ डेटा की ज़रूरत हो तो आसानी से हम लोग रिट्रीव कर सके, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर पर क्या क्या हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग में क्या है, हम सभी डेटा एलिमेंट्स पर विजिट करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में सर्च कर सकते हैं। कुछ कंडीशन होगी हमारे साथ, हमारे पास, उस कंडीशन के आधार पर हम डेटाबेस में जाके सर्च कर सकते हैं। हमें किसी स्कूल का डेटाबेस मिल गया, उस स्कूल में हमने सिर्फ 10वीं क्लास के कैंडिडेट्स को फिल्टर करना है, तो हम सर्च कर सकते हैं कंडीशन लगा के SQL में। डेटा जो बना हुआ है उसके अंदर वो सर्चिंग हो गया। जो इंसर्टिंग है, आप डेटा को डालना, इंसर्ट करना। डिलीशन है, आप जानते हैं कि डिलीट करना। सॉर्टिंग है, कोई कंडीशन है हमारे पास, उस बेसिस पर हम सॉर्ट कर रहे हैं, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, अल्फ़ाबेटिकली अपनी कंडीशन के हिसाब से। मर्जिंग मतलब डेटा को मिला रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कंबाइन 2 आइटम्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स, दिस इज कॉल्ड मर्जिंग। मतलब ये सब आप बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि शुरू कर रहे हैं इसलिए इन छोटे छोटे टर्म्स को ही पकड़ना ज़रूरी है। अब कल मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंट टाइप कौन कौन सा होता है। कल का वीडियो देखिए, लीनियर कौन सा, नॉन लीनियर कौन सा। मैं एक बार फिर से आपको इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। तो 1 बाय 1 हम लोग, ये देखिए, ये वो इमेज है
इसको रोक लीजिए, आप रोक कर दोबारा देख सकते हैं कि क्यू कहाँ है, स्टैक कहाँ है, अरे कहाँ है। अब हम लोग वन बाय वन चलते हैं इन डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स पर, इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, इन पर तरह तरह के ऑपरेशंस को समझते हैं। स्टैक आ गया। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक जैसे आप कोई किताब है, आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक 10 किताब रख दिया, वो एक स्टैक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लीनियर है। ऐसा थोड़ी है कि आपने एक किताब अपने बेड पर रखा, दूसरा हवा में बाएं तरफ रख दिया, तीसरा हवा में दाहिनी तरफ रख दिया। सब एक के ऊपर एक सब जुड़ा हुआ है। लीनियर डेटा अरेंजमेंट है। जो इंसर्ट होता है और डिलीट होता है वो एक ही एंड पर होता है। बिल्कुल, आप किताब रख भी सकते हैं वहीं से और किताब निकाल भी सकते हैं वहीं से। और बेस्ड ऑन लीफो है, बिल्कुल लास्ट इन जो है, जो सबसे बाद में जो किताब रखी जाएगी वही सबसे पहले निकलेगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट है लीफो। जो क्यू होता है, कतार जो होता है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लेकिन जो स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। 2 बेसिक ऑपरेशन ऑन स्टैक कौन कौन से हैं? पुश और पॉप। पुश का मतलब है डेटा को इंसर्ट करना और पॉप का मतलब है डेटा को डिलीट करना। पुश देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में हिंदी में आपको बताऊंगा। टू ऐड न्यू एलिमेंट्स इन स्टैक at time of addition, check whether stack is full or not. If full, then error message will be stack overflow. ये तो एरर मैसेज की बात हो गई। एरर कब आता है? जब कोई प्रोग्राम रन करता है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा स्ट्रक्चर का तो काम ही प्रोग्राम में है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उस डेटा में डेफिनेटली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज कंप्यूटर में डेटा किस मतलब का है। तो जब कभी भी हम लोग पुश करते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि जब मेमोरी हमने एलोकेट की है वो भर जाएगी, जो पोजीशन है वो भर जाएगी, तो ओवरफ्लो का स्टैक ओवरफ्लो करके मैसेज आ जाएगा। जब पॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज यूज टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक। फर्स्ट चेक विदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इन केस स्टैक इज एम्प्टी, एरर मैसेज विल बी स्टैक अंडरफ्लो। जब मान लीजिए 5 एलिमेंट है, बारी बारी से 1 बाय 1 आपने सबको डिलीट किया, आखिरी वाला भी डिलीट कर दिया, फिर से प्रोग्राम रन हुआ, हालांकि सब डिलीट हो गया है, लेकिन फिर से एक बार प्रोग्राम रन हुआ और उसने चेक किया कि कोई बच तो नहीं रहा है। जब कोई नहीं बचेगा तो स्टैक अंडरफ्लो करके आपको एरर मैसेज आ जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर इमेज देखिए ये स्टैक है, एक किताबें रखी हुई हैं, एक के ऊपर किताबें रखी हुई हैं। सबसे लेफ्ट साइड वाली इमेज देखिए, आपने एम्प्टी था उसका देखिए 0 1 2 3 4 करके उसको लेवल दिया हुआ है और एम्प्टी है। सबसे पहले लेवल पर आपने 0 पर 11 इंसर्ट कराया, फिर 22 इंसर्ट कराया, फिर 33 इंसर्ट कराया। अब इसके आगे देखिए, जो पहले लेवल पर जो है वो टॉप की वैल्यू -1 होती है हमेशा, और टॉप इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 होता है। तो -1 + 1 0 हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इमेज में जो सबसे बाएं तरफ इमेज है उसमें टॉप और 0 लिखा हुआ है, क्योंकि टॉप हमेशा -1 से शुरू होगा और ये जो फॉर्मूला ये आइट्रेट होता रहेगा, बार बार दोहराता रहेगा। टॉप जब वैल्यू 0 हो गई, फिर +1 होगा, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ये सेल है, आप इसमें वैल्यू अपनी मर्जी से इंसर्ट करेंगे, जैसा प्रोग्राम में वैल्यू देंगे वैसा भरता जाएगा, उसी तरह से इंसर्ट होता जाएगा। हम किसी का एज इंसर्ट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से वैल्यू डालते जा रहे हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट कर रहे हैं। इन एनी प्रोग्राम स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरे और लिंक्ड लिस्ट। देखिए अरे जब हम लोग यूज़ करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बस इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। लिंक्ड लिस्ट में वो डायनामिक होता है उस टाइम पे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। जब प्रोग्राम में इस चीज़ को देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। अभी देखिए अरे का प्रोग्राम एक आपके स्क्रीन पर दिखा हुआ है, ये सी का प्रोग्राम है और इसमें कैसे स्टैक को यूज़ किया गया है ये देखिए। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, इंग्लिश स्टेटमेंट के जैसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर पहले से अगर आप सोच लेंगे कि मुश्किल है तब तो कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन भारी भरकम सैलरी वाली जॉब है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार आइए। एक सी का प्रोग्राम है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइड पुश से प्रोग्राम को शुरू किया, 2 इंटीजर डिफाइन किया VAL और N। आपको नहीं अच्छा लगता है N, कोई और भी डाल सकते हैं, और आप जो इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके आगे देखिए पैरेंथेसिस शुरू हुआ, पहली कंडीशन क्या लिखी गई, इफ़ टॉप इज इक्वल टू N, जब टॉप N के बराबर हो जाए। जैसे सबसे लेफ्ट वाले में देखिए N की वैल्यू कहाँ शुरू हुई, 0 से शुरू हुआ, उसके बाद उस बढ़ता गया। अगर टॉप की वैल्यू N के बराबर हो जाए
मतलब जो सबसे टॉप पे जो कंडीशन है, सॉरी, जो सबसे टॉप पे जो कंडीशन है वो n है, और टॉप की वैल्यू जो शुरू हो रही है वो -1 से शुरू हो रही है। जो n की वैल्यू वो सबसे ऊपर वाला सेल है। अब यहाँ से इसने कंडीशन मैच कराया, पहले चेक किया कि क्या टॉप n के बराबर है। अगर नहीं बराबर है तो एल्स पर आ गया, और एल्स के बाद एक कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी कि -1 + 1 0 हो गया, टॉप इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जो स्टैक 0 आ गया, जो टॉप 0 आ गया, उसमें जो आपने वैल्यू पास किया वो वैल्यू वहाँ पर 0 लेवल पर चला गया। अब एक वैल्यू असाइन हो गई 0। अब ये फिर से ऊपर गया, फिर से इसने आइटरेट किया, फिर से दोहराया। अगली बार फिर जब आया तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो 1 पे चला गया, फिर से इसने कोई वैल्यू डाला। इसी तरह से करते करते जब ये सबसे ऊपर वाले सेल में पहुंच गया, मतलब वैल्यू बराबर हो गई, टॉप की जो वैल्यू आई और जो n की वैल्यू आई दोनों बराबर जब हो गई, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ था ओवरफ्लो। इसने ओवरफ्लो प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम का मामला खत्म हो गया, क्योंकि कंडीशन जो है वो मीट हो गई। अब वो एल्स कंडीशन पर जाएगा ही नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखिए, बहुत आसान प्रोग्राम था, सी का प्रोग्राम था, ये बेसिक चीज़ है। तो कहने का मतलब हम लोग बस यही दिखा रहे थे कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग एक स्टैक में डेटा भर रहे थे। तो इसी तरह से जो है वो डेटा इंसर्ट किया जाता है। हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैं जब C++ करा दूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर का कुछ और प्रोग्राम भी आप लोगों को दिखाऊं। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे, जो पूछा जाएगा, जितना मैंने अभी तक बोला है पिछले 11 मिनट में, मैं उसमें बता देता हूं आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि स्टैक लीफो पर काम करता है, फीफो पर काम करता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में कुछ घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें ही हैं अभी तक जितना बात हुआ है उसमें से जो पूछी जा सकती हैं। ये सब समझ के लिए मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा रहा था ताकि समझ बेहतर डेवलप हो। अब आइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है उसकी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि किसी भी प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लगा। हालांकि इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। अगर आप अलग अलग बुक पढ़ें, कुछ बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि इससे कुछ अलग लिखा जाता है। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ प्रोग्राम की बनावट पर या प्रोग्राम किस तरह से लिखा हुआ है उस पर नहीं डिपेंड करता है, बल्कि हार्डवेयर पर भी, आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। लेकिन आप मोटा मोटी अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही है कि प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना बार प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, कितना वो आसानी से वो प्रोग्राम जल्दी से एग्जीक्यूट होकर निकल जा रहा है। किसी भी प्रोग्रामर की जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाया जाए। और ये लोग अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर प्रोग्राम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए फिर उसको रीराइट किया जाता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिदम, इन अदर वर्ड्स, अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिदम इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके आगे लिखा हुआ इन अदर वर्ड्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज हाउ लॉन्ग ए प्रोग्राम टेक्स टू प्रोसेस ए गिवन इनपुट। जो इनपुट आपने दिया वो उसको प्रोसेस करने में, मतलब उसको आउटपुट में बदलने में कितना टाइम लिया, वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आप बस इस डेफिनेशन को, इसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही अक्सर सवाल पूछा जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फिर भी समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द टोटल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। यहाँ पहले बार टाइम की बात हुई, यहाँ पर स्पेस मतलब हाउ मच मेमोरी ए प्रोग्राम रिक्वायर्स टू हैव टू रन सक्सेसफुली, ये मतलब है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केसेस। अब कुछ सवालों में देखा गया है कि आपको कोई प्रोग्राम लिख के दे दिया जाएगा और आपको बोला जाता है कि बताइए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। किसी भी प्रोग्राम का, इस बात पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इसको मैं अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ इसके अगले वाले वीडियो में डिफाइन करूँगा, लेकिन फिर भी मेरी बात पर ध्यान दीजिए। कई बार मैंने ऐसा सवाल देखा गया है जिसमें एक प्रोग्राम लिख दिया जाता है सवाल में और कहा जाता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो वैसी कंडीशन में आपको प्रोग्राम के लॉजिक पर ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है।
एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लूप कितनी बार चल रहा है, कौन सा कंडीशन है, उसी बेसिस पर ये डिफाइन होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी किस रेंज में आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉग बेस्ड है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो अलग अलग तरह का इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ओ क्या है, एन क्या है, उसको मैं समझाता हूँ आपको कि ओ और एन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आर मेजर्ड यूजिंग बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन से टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर किया जाता है। बिग ओ नोटेशन इज यूज टू मेजर हाउ रन टाइम फॉर प्रोग्राम ग्रोज एज इनपुट साइज ग्रोज। बिग ओ नोटेशन इस बात को मेजर करता है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जाते हैं, आपने 10 कैंडिडेट का डेटा प्रोसेस करने को दिया, 20 का दिया, 30 का दिया, 40 को दिया, आपने वही प्रोग्राम है लेकिन आप इनपुट डेटा बढ़ाते जा रहे हैं, तो किस तरह से उसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है वो ओ से डिफाइन होता है। जो बिग ओ करके आपको कई सारी किताबों में लिखा रहता है, तो जो बिग ओ है वो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे चेंज कर रही है जैसे जैसे इनपुट चेंज होता जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ओ है वो उस बात को डिफाइन करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इस जगह पर ओ लॉग एन वाला ओ जो है वो डिफाइन कर रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है, और एन जो है वो इनपुट है। नहीं समझ में आया तो अगली बार जब मैं प्रोग्राम में करके दिखाऊंगा तो आपको पक्का समझ में आएगा। ओ एन इज, कई सारी किताबों में आप देखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है कि ओ ब्रैकेट में एन लिख करके इज टू बी रेड एज ऑर्डर ऑफ एन। इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ओ और एन का मतलब समझ लीजिए कि ओ आउटपुट है कॉम्प्लेक्सिटी का और एन जो हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं वो है। आगे देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर एक ग्राफ है, एक इमेज है, इसको देखिए। अब अलग अलग प्रोग्राम का जैसे मैंने कहा कि एक साइड पर नीचे साइड पर एक एक्सिस पर इनपुट साइज है और एक एक्सिस पर सीपीयू ऑपरेशन है। सीपीयू ऑपरेशन या इसी को आप मान सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम, या इसी को सीपीयू ऑपरेशन लिख दिया है। जो क्योंकि इमेज मैंने एडिट नहीं किया है, इमेज मैंने कहीं से उठाया है ये इंटरनेट से गूगल सर्च करके, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। नहीं तो अगर मैं खुद इमेज क्रिएट करता तो वहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम करके लिख देता, लेकिन वहाँ पर सीपीयू ऑपरेशन लिखा हुआ। अब जैसे जैसे आप इनपुट, जैसे एक एक्सिस पर इनपुट दिख रहा है नीचे वाले एक्स एक्सिस पर, तो जैसे जैसे आप इनपुट को चेंज करते हैं वैसे वैसे रिक्वायर्ड टाइम में क्या चेंज आता है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। वो एक्सप्रेशन लीनियर भी हो सकता है, जिनको मैथमेटिक्स की थोड़ी समझ है उनको समझ में आ रहा होगा। वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा करके क्वाड्रेटिक हो सकता है। वो लॉग बेस्ड भी हो सकता है। जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कल उसका प्रोग्राम में दिखा दे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये ओ लॉग एन है, ओ एन रेज टू द पावर 2 है, ये दो फैक्टर्स के बीच के रिलेशन को दिखाता है। दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ओ एक कॉम्प्लेक्सिटी का मेजरमेंट है और एन एक इनपुट का मेजरमेंट है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बैक करके देखिए। ये वाला इमेज मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप रट्टा मार लीजिए। अब इसको मैं कल अच्छी तरह से और समझा दूंगा, क्योंकि सवाल इसलिए मैं इंक्लूड किया क्योंकि इससे सवाल आता है। आपकी समझ की कई बार ऐसा भी होता है किसी की समझ बहुत स्ट्रांग है लेकिन कुछ चीज़ें रट्टा मारने को छूट गई और पता लगा उस रट्टे वाले से ही सवाल आ गया। लेकिन अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी तो वो एटलीस्ट फिल्टर तो कर पाएगा, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो निकाल सकता है। तो खैर यहाँ पर लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, जो बीच वाला है एवरेज केस वाला, उसको आपको रट्टा मारना है कि बबल सॉर्ट में ओ एन रेज़ टू द पावर 2 होता है, मर्ज सॉर्ट में ओ एन लॉग एन होता है। ओ क्या है, एन क्या है, मैं बता चुका हूँ। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मर्ज सॉर्ट, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना होगा। तो आपको जो बीच वाला है उसको आप रट्टा मार लीजिए कि लीनियर सर्च क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज केस वाला वो आपको याद करना है, बबल सॉर्ट वाला, सिलेक्शन सॉर्ट वाला, इन सबको आप रट्टा मार लीजिए। अभी के लिए ये काम कर लीजिए। तो आज तकरीबन 20 मिनट हो गया, आज यहीं बंद करते हैं। आगे थोड़ा टाइम का इशू पड़ रहा है मुझे भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही कि और ज़्यादा एटलीस्ट दिन का 2 वीडियो लाया जाए और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझाया जाए। कुछ टॉपिक कंप्यूटर साइंस के कॉम्प्लेक्स हैं, अगर आप किसी किताब में भी पढ़ते हैं, कई बार मैं भी किताबों को देखता हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम होता है, कंडीशन ऐसी है। तो कंप्यूटर साइंस के कुछ टॉपिक कॉम्प्लेक्स हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन
अगर आप सारे वीडियोस मेरे देख जाते हैं, जितना भी मैं वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ, और सबको समझ भी जाते हैं, तो डेफिनेटली एटलीस्ट आप मतलब ठीक ठाक स्कोर तो कर ही सकते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए यही छोड़ते हैं, कल से फिर और कुछ प्रोग्राम मैं आपको और दिखाऊंगा तरह तरह के, जो ओ और एन के रिलेशन पर बेस्ड, और कैसे ओ और एन के रिलेशन पर और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। अभी के लिए तो ये आप रट्टा मार लीजिए, जितना मैंने समझा दिया उसको आप दिमाग में मतलब स्टोर कर लीजिए, लेकिन कल मैं इसी कड़ी को और आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू।